आज यहाँ पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स और पीपल के द्वारा आयोजित इस नेशनल मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग्स ऑन इफेक्टिव फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग टू इंश्योर चिल्ड्रंस राइट टू न्यूट्रिशन के विषय पर जो सेमिनार चल रही है उसमें डॉक्टर अरविंद जी, डॉक्टर पुलकित माथुर जी, डॉक्टर वंदना शाह जी जिनको अभी सुना, डॉक्टर एस.के. सिंह जी जिन्होंने काफ़ी डिटेल में इस पर जो है अपना वक्तव्य रखा, और विशेषकर अभिमन्यु जी और सवाना जी और लेलिन रघुवंशी जी जिनके माध्यम से मैं आज इस कार्यक्रम से यहाँ जुड़ा। साथियों, ये पूरा का पूरा विषय टेक्निकल है और मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, बहुत डिटेल में इस पर रिसर्च हुआ है और चाहे वो कुपोषण हो, चाहे वो मोटापा हो, ये दोनों ही समस्याएं विश्व भर में भी हैं और देश में भी हैं। और मैं आंकड़ा पढ़ रहा था तो 15 मिलियन बच्चे भारत में मोटापे के शिकार हैं। और मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ आपस में बातचीत करते हुए कि भूख से शायद कम लोग मरते हैं, मोटापे से ज़्यादा मरते हैं। तो ये बात मैं वैसे ही कहा करता था जनरल भाषा में, लेकिन जब मैं इस सेमिनार में आने से पहले रिसर्च को पढ़ रहा था तो वास्तव में वो बात सिद्ध हो रही थी कि 41 मिलियन लोग जो हैं, 41 मिलियन लोग इससे हर वर्ष मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है और विशेषकर भारत और उसके आसपास के रीजन में अगर ये 82% है तो ये और भी चिंताजनक बात है। आज हम गांधी शांति प्रतिष्ठान में खड़े हैं और मैं गांधी जी के चरणों में नमन करता हूं और वहीं से शुरू करता हूं। किसी भी देश की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए कुछ शर्तें होती हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो। अगर हम चाहते हैं कि वो विकास की दिशा में बढ़े तो उसमें सबसे पहली शर्त है जो हमें गांधी जी ने सिखाई है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, शांति, पीस। अगर शांति नहीं है तो कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, वो संभव ही नहीं है। दूसरी शर्त है वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम। अर्थात एक व्यक्ति अपने काम, जो भी वो काम करना चाहता है उसके प्रति उसको कितनी स्वतंत्रता मिलती है, कैसा वातावरण मिलता है और उस वातावरण में वो कितना काम कर पाता है, उस जिस काम को वो करना चाहता है उसके लिए वो एनवायरनमेंट, वो सरकार, समाज उसको कितना सहयोग करता है, उस पर डेवलप करता है कि वो कितना विकसित होगा। क्योंकि लोग डेवलप होंगे तो लोग देश का हिस्सा होते हैं, तो देश के साथ साथ अगर लोग विकसित होंगे तो देश भी विकसित होगा। तो व्यक्ति कितना आगे बढ़ता है, उसको कितनी स्वतंत्रता मिलती है उस देश के अंदर, उस समाज के अंदर, वो भी बहुत कुछ तय करती है उसके विकास की दिशा। और तीसरी जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो मैं समझता हूँ उस देश के नागरिकों का स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ। मैं स्लम्स के बीच में काम करता हूँ, मुझे भी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार उसके लिए मिला था और वो मिला इसलिए था कि मेरे काम करने से उस क्षेत्र के अंदर जो झगड़े थे वो कम हो गए, थोड़ा शांति बढ़ी। लेकिन उनके बीच में काम करते हुए मैंने बहुत एक जो अनुभव मेरे सामने आया कि हर वर्ष
मेरे साथ जो जुड़े हुए कुछ हज़ारों परिवार हैं, उनमें से 5-10 परिवार लोग जो हैं वो अपना शारीरिक क्षमता को इस हद तक खो देते हैं कि वो काम करने के लायक ही रहते नहीं। बीमारियों की वजह से, वहाँ की गंदगी की वजह से, स्लम्स में जो गंदगी होती है उसकी वजह से, उसके कारण वो उसको खो देते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग केवल ज़्यादा खाने से अपनी कार्यक्षमता को खो देते हैं। तो ये देश का भी नुकसान है। अगर हम भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं और विश्व में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको उन विकसित देशों से सीखना चाहिए। मैं कल भी एक कार्यक्रम में ये बात कह रहा था कि विकसित देशों ने विकसित बनने से पहले क्या सुधार किए, इस पर अपने को चिंतन करने की जरूरत है। अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का यहाँ उदाहरण दे रहे थे, यूरोप के बहुत सारे देशों का उदाहरण देते हैं। मुझे मेरे भाई हैं, वो बहुत अच्छा नाम है उनका, मिल्क सेक्टर में डॉक्टर अश्विनी राठौर जो है रिलायंस के रिटेल के सीईओ भी हैं। मैं उनसे कई बार चर्चा करता हूँ, तो वो काफ़ी यूरोप में रहकर आए हैं। तो हेल्थ के बारे में वो कितने जागरूक हैं। उन्होंने स्वास्थ्य को किस तरह एक आंदोलन बनाकर अपने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी मेहनत करी है। और मैं नेफेड में हूँ तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो तब ध्यान में आता है कि कोई ऐसी आइटम, ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जो उनके मानक पर नहीं है, वो अपने देश में आने ही नहीं देते। अभी उसी की बात यहाँ हो रही है कि हमारी बहन कह रही थी वंदना जी कि लेवल लगना चाहिए कि वो खाने लायक है कि नहीं, ये व्यक्ति को पता रहे। अरे भाई, फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार ऐसा खाना आने ही क्यों देती है बाजार में जो खाने लायक नहीं है, जो व्यक्ति की सेहत के लिए ठीक नहीं है? मुझे लगता है FSSAI की इसमें जिम्मेदारी होती है सर, उनका लेवलिंग, उनका भी एक उनसे लेना पड़ता है लाइसेंस। तो मुझे लगता है कि ये सब चिंतन का विषय है कि क्या हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, क्या हमारी सरकारें भी उसके प्रति जागरूक हैं, क्या हमारे देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इस बात की चिंता है कि मेरे देश के लोग क्या खाएंगे जिससे स्वस्थ रहेंगे और क्या उनको खाना चाहिए, और अगर जो खाने लायक नहीं है तो वो बाजार में नहीं आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो खाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो नकली खाद्य पदार्थ ही पता नहीं कितनी बड़ी संख्या में आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये चिंतन का विषय है। और मुझे यहाँ आने से पहले खुशी हुई कि कम से कम देश में कुछ संस्थाएं इसके प्रति काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ा काम है और मैं इस बात को खुले मन से कहता हूं। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी रहती है कि सरकार कुछ करती है। डॉक्टर साहब, करती है सरकार कुछ, पर मैं कहता हूं सरकार कुछ नहीं करती। सरकार दो ही काम करती है और दो ही काम सरकार के हैं। एक नीति बनाना, वो सही बना दो, और एक उस नीति को लागू करने के लिए पैसे का प्रावधान कर दो। बाकी सारा काम कौन करता है? बाकी सारा काम संस्थाएं करती हैं। एम्स भी एक संस्था है, एम्स भी एक संस्था है, सरकार नहीं है। नेफेड भी एक संस्था है, सरकार नहीं है। सरकार को भी जब कोई काम करने होते हैं तो उन्होंने संस्थाओं को डेवलप किया है। तो आज मेरा यह मानना है कि अगर ये संस्थाएं भी देश में काम, जो सरकार की जितनी नीतियां उसको एग्जीक्यूशन का काम ये संस्थाएं करती हैं, उसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी उतने ही शक्तिशाली, वो संस्थाएं भी उतनी ही उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है जितना सरकार की संस्थाओं का होता है। इसलिए आज ये चाहे वो पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पीपल के माध्यम से किया जा रहा है, और बहुत सारी मैं देख रहा हूँ संस्थाएं इसमें सहयोग कर रही हैं। तो मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबकी तरफ से उनका साधुवाद करता हूँ कि वो इतना बड़ा काम जो है वो कर रही हैं। और मुझे ये लगता है इस देश का तो इतिहास रहा है ये कि इन संस्थाओं का काम, अर्थात देखिए
सरकार से ज्यादा बड़ी शक्ति होती है समाज में। सरकार से ज्यादा बड़ी शक्ति किसमें होती है? समाज में। जो समाज के माध्यम से परिवर्तन आ सकता है वो सरकार के माध्यम से भी नहीं आ सकता, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और मैं क्यों मानता हूं इसको? मैं हमेशा भारत के इतिहास में इन सामाजिक संस्थाओं के योगदान को जब देखना हो कि समाज के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या ताकत है, इसका अंदाजा लगाना हो, तो एक घटना से मैं उसका यहां जिक्र करना चाहूंगा। एक विश्वजीत हुए हमारे देश में, कहते हैं उनके पास 5 रंग की सेना थी। अभी भी 4 टाइप ऑफ कमांड्स ही हैं हमारे पास, 5वें रंग की अभी आई नहीं है, अभी की बात कर रहा हूं। तो उनके पास 5 रंग की सेना थी, वायु सेना, थल सेना ऐसे होती है ना, ऐसे एक परमाणु कमांड होती है, ऐसे 5 तरह की सेना थी उनके पास। उन्होंने विश्व को जीता और जीतने के बाद स्वाभाविक है जब कोई विश्व जीत लेगा तो उसके मन में अहंकार तो आएगा ही, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो महर्षि वशिष्ठ के पास गए अपने गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जीतने के बाद। तो पूरे दलबल के साथ थे। तो महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि देखिए विश्वजीत जी, आप बहुत थके होंगे, युद्ध लड़के आए हैं, तो आप कुछ दिन यहां विश्राम कर लीजिए, कुछ दिन यहां विश्राम कर लीजिए। तो विश्वजीत बोले कि गुरुदेव ये आपके बस की बात नहीं है, मेरा इतना बड़ा काफिला है यहाँ जंगल में, इसके आपके बस की बात नहीं है, मुझे आप जाने दीजिए, बाकी आप आश्रित में मैं चलता हूँ। और नहीं बोले, सब कामधेनु देख लेंगे। अब बहुत सारे लोग कामधेनु को गाय समझते हैं, पर मेरे हिसाब से मैंने जो स्टडी करी उसमें तो वो उस आश्रम की व्यवस्थापक थी, वॉलंटियर थी, समाज सेवक थी, जो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की व्यवस्था आसपास के क्षेत्र में उनका जो सामाजिक कार्यक्रम चलता था उसका जो नेतृत्व करती थी वो कामधेनु करती थी। वो उन्होंने कहा कि वो देख लेगी। 5-7 दिन विश्वजीत वहां रुके अपनी सेना के साथ। उसके बाद उनको एक दिन चिंता हुई, उन्होंने सेनापति को बुलाया, कहा भाई देखो हमारे सैनिक वैनिक यहाँ रुके हुए हैं, अब इस जंगल में कोई व्यवस्था हो नहीं सकती, तो ऐसा करते हैं जल्दी चलते हैं, उनसे सैनिकों से कहो कि तैयारी करें। तो वो सेनापति बोले महाराज सैनिक कह रहे हैं कि कुछ दिन और रुकने दो। उनको बड़ा आश्चर्य, बोला ऐसा क्या हो गया भाई? बोले जी उनकी बड़ी सेवा हो रही है, बड़ा आनंद मिल रहा है उनको यहाँ जंगल में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे संभव हो सकता है। खैर उसके बाद जब उनका जाने का समय आया तो महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने आज्ञा लेने का जब समय आया तो उन्होंने सेनापति से बात करने के बाद जो उनको समझ में आया, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से एक आग्रह किया कि महाराज इतनी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ है इसको तो मेरे महल में होना चाहिए, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं, तो इसको मेरे साथ भेज दीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, ये अपनी मर्जी से वॉलंटियर है, समाज सेवक है, समाज का काम करने के लिए यहाँ है, मेरा इस पर कोई जोर नहीं है, आप बात कर लीजिए, अगर चली जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे बस की तो इसको कहना बात नहीं। और अल्टीमेटली विश्वजीत ने उसको बुलाया और कामधेनु से कहा कि आपको हमारे आश्रम महल में चलना है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं समाज के काम में ही खुश हूँ, समाज की ही सेवा मेरा अंतिम ध्येय है, इसलिए मुझे आप माफ कर दीजिए। विश्वजीत को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने सेनापति को कहा या तो ये प्यार से चली आए, नहीं तो जबरदस्ती उठा के ले। मैंने जो पढ़ा है विश्वजीत का बेटा और सेनापति उस संघर्ष में मारा गया, समाज की जीत हुई और सेना हार गई, राजा हार गया। वो राजा जो विश्व जीत कर आया था वो समाज से हार गया। वो समाज जब उस कामधेनु के साथ खड़ा हो गया तो उसके सामने हार गया। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि समाज में बहुत बड़ी शक्ति है और ये सामाजिक सेवा जो करने वाले लोग हैं इनकी अपनी एक शक्ति है। मुझे लगता है इस मंच के माध्यम से भी जो काम आगे बढ़ रहा है, इस देश के अंदर इस पैकेज फूड की जो समस्या है, जो एक मोटापे की समस्या है, चाहे उसमें 2, 3, 5 कारण बताए हैं, वो सभी हैं, तो उन सबको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि उसके लिए इसको एक सामाजिक आंदोलन बनाना पड़ेगा, बड़े स्तर तक नीचे तक ले जाना पड़ेगा। अगर समाज जागरूक हो जाएगा, समाज खड़ा हो जाएगा, तो सरकार को भी उस समाज के हिसाब से ही नीतियां बनानी पड़ती हैं। जो जागरूक समाज होता है जब वो खड़ा हो जाता है तो सरकार को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। तो इस आंदोलन को हमको आगे ले जाना पड़ेगा, इस आंदोलन को हमको आगे ले जाना पड़ेगा। जैसा अभी चर्चा में आया, जीवन शैली हमारी जो अब है वो इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वो जीवन शैली में
समाज को क्या परिवर्तन लाने हैं, ये भी मुझे लगता है कि समाज, सरकार तो उसमें करना ही चाहिए, लेकिन समाज को भी, और समाज का प्रबुद्ध वर्ग जो है, जो चिंतनशील समाज का वर्ग है, उसको इस पर, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको इस पर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। परिवार जो हमारी एक इकाई थी, उसके अंदर जो वर्गीकरण था, काम का कार्य विभाजन था, उसको अब हमने तोड़ दिया है। अब मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अब खाना बनाने वाला कोई नहीं है। जब खाना बनाने का समय नहीं है तो पैकेज फूड जो है वो एक मजबूरी बन जाता है। तो उस परिवार व्यवस्था को कैसे हमको और आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, इस पर भी समाज को सोचना है। और समाज का, जैसा तीसरी बात मुझे ध्यान में आई, मैं यहाँ देख रहा था कि हमारी बहन कह रही थी कि वो पढ़ना चाहिए, उसको लेवल लगना चाहिए। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, मैं बैंकिंग भी करता हूँ, 99.99% लोग लोन लेने से पहले उसकी शर्त ही पढ़ते नहीं है कभी। और पढ़ते हैं क्या, बैंक वाला आता है, कागज सामने रखता है, उस पर फटाफट ये भी है, यहाँ साइन कर, यहाँ साइन कर, और फटाफट साइन कर देते हैं। छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है पीछे, उसकी शर्तें कैसी लिखी होती है। ये पैकेज फूड के ऊपर भी लेबलिंग कर देते हैं, छोटा सा, दिखता भी नहीं है, क्या है, क्या पता लगेगा उससे। तो वो कह रहे हैं कि बड़ा लेवल होना चाहिए। मैं वही बात कह रहा था कि आजकल मैं विज्ञापन देखता हूँ, जुआ खिलाने का विज्ञापन आता है। किसका आता है, आप मोबाइल उठा के देखिए, मेरे मोबाइल पर भी आते हैं जुआ खिलाने के। वो कौन सा 1 2 3 ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, पता नहीं, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि लोग भी कितने मूर्ख हैं, जुआ खिलाने वाले से जीतना चाहते हैं। जुआ खेलने वाला किसे जीतना चाहता है, जुआ खिलाने वाला ऊपर बैठा है, खेलने वाला नीचे गर्त में है, और फिर भी कहता है मैं इसको हरा दूंगा। हरा सकता है क्या, फिर डूब जाता है। तो वो विज्ञापन आता है, उसमें सब कुछ ठीक ठीक बोलते हैं, 1 2 3 खेलो, ये जीतोगे, ये जीतोगे, और लास्ट में जब शर्तों का टाइम आता है करके आता है। नहीं नहीं, वो बोलते कैसे हैं, उतनी देर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये फूड लेवलिंग भी जो है, मुझे लगता है इसको मैं गंभीर, मतलब बहुत गंभीर विषय है ये फूड लेवलिंग का मामला भी। बिल्कुल मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ लोगों को कि ये बिल्कुल वैसा ही मामला है कि फूड लेवल तो लगा दिया, इतिश्री कर ली, इतिश्री नहीं करनी है, उसका प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए, ताकि उसको जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसको तुरंत समझ में आए। जैसे एक छोटे से बच्चे को डॉक्टर अग्रवाल जी ने बुलाया और उसने बताया कि हरे रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का, ये जो संकेत से उसको अंदाजा होता है। तो हमें इस लेवलिंग के माध्यम से कुछ आसान चिन्ह डेवलप करने होंगे, ताकि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी उस पैकेट को हाथ में ले तो पता लगा सके कि ये सेहत के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी ताकत है, और इसमें बहुत लंबी रिसर्च की जरूरत है। डॉक्टर एस के सिंह जैसे लोग जो इसमें रिसर्च में लगे हुए रात दिन काम कर रहे हैं और देश के सामने एक डाटा ला रहे हैं, वो डाटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक बहुत अच्छी नीतियां बनाने का आधार नहीं बन सकता है। डाटा किसी भी पॉलिसी बनाने के लिए सबसे बड़ा आधार होता है। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ, उनके लिए एक बार जरूर तालियां बजाइए, और वंदना जी के लिए भी तालियां बजाइए, ये बहुत बड़े काम में लग रहे हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये विज्ञापन जो जैसा कहा कि हीरो जहर खा लेगा तो लोग जहर खा लेंगे, आजकल ऐसी स्थिति हो गई। कैसी स्थिति हो गई है, सलमान खान अगर जहर भी पी ले तो इस देश के अंदर मुझे लगता है कई करोड़ लोग होंगे जो जहर पी लेंगे उसके साथ। ऐसा है कि नहीं है, इससे अपने को बचना चाहिए। हम बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं ग्लैमरस हो गए, हमारा समाज उस दिशा में बढ़ रहा है, ग्लैमरस की दिशा में बढ़ रहा है। अर्थात जो आदर्श जिनको हमने मान लिया है, हमको उनके चरित्र का पता नहीं है, वो उनका क्या चरित्र है, लेकिन वो फिल्म में जो रोल करते हैं उसी को मुझे लगता है कि हम मान लेते हैं। मुझे अपने बारे में भी याद है साहब, डॉक्टर साहब, कि बचपन में जब अमिताभ की फिल्म देखकर आते थे तो रात को पिताजी से मार पड़ती थी, बोले साले रात क्यों चला रहा है। तो हम अमिताभ की तरह रात को सपने में लात चलाते थे, क्योंकि हमको लगता था कि हम भी अमिताभ बन सकते हैं। तो ये दिमाग में असर होता है फिल्मों का, किसका होता है, फिल्मों का असर होता है। तो हमको उसके लिए मार खानी पड़ती थी, क्योंकि हमको भी लगता था कि हम अमिताभ बन सकते हैं। आज ये जो ग्लैमरस
दुनिया बढ़ रही है, इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इस पर भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है और इसके लिए भी एक बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम लाने की जरूरत है, ताकि हम अगर ये चाहते हैं कि इस देश से मोटापा समाप्त हो और ये देश स्वस्थ हो, क्योंकि अल्टीमेट मोटो हम सबका काम करने का सुखी रहना है। क्या है? हम ये सब जो सुबह से शाम तक करते हैं किस लिए करते हैं? सुख पूर्वक 2 जून की रोटी हमको मिल जाए, 2 टाइम की रोटी। रोटी आप सोने की थाली में भी खाएंगे तो भी वो आटे की बनी होगी, बाजरा ज्वार इसी की बनी होगी, सब्जी उसी से बनी होगी। हम सोने की थाली में खाएं या सामान्य प्लेट में खाएं, उससे उस खाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके न्यूट्रिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम इस बात को समझें कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सेहत के लिए क्या अच्छा है, इसके प्रति हम सबको ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे, अपना भी तरक्की करेंगे, अपने समाज परिवार को भी आगे ले जाने में सक्षम होंगे, अपने समाज को भी आगे ले जाने में सक्षम होंगे। और जो हमारे देश का लक्ष्य है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम पूरे विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं, उस दिशा में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस लक्ष्य को भी हम इसी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो अंत में 3 बातें मैंने आपको बताई कि पहली शर्त है कि शांति होनी चाहिए, शांति हमारे विकास की पहली शर्त है। दूसरी, हमारी जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे काम करने की फ्रीडम होनी चाहिए। और तीसरी जो है, हमें स्वस्थ समाज की जरूरत है, देश में स्वस्थ लोगों की जरूरत है। जितना समाज और देश स्वस्थ होगा उतना ही देश ज़्यादा आगे बढ़ने में जो है सक्षम होगा। मैं इसी विश्वास और भरोसे के साथ कि ये जो आंदोलन चला है, समाज के सभी लोग, चाहे हमारे रघुवंशी जी हैं, लेनिन रघुवंशी जी हैं, अभिमन्यु जी हैं और सवाना जी हैं और बाकी सब लोग हैं, और उसमें ये डॉक्टर साहब और बाकी सब लोग सहयोग कर रहे हैं। हम इन सब लोगों के काम को ईश्वर जो है वो शक्ति दे, इनको ताकत दे, ताकि ये अपने लक्ष्य की तरफ में बढ़ सकें। और हमसे किसी भी स्तर पर जो सहयोग चाहिए, हम हमेशा तैयार हैं, जहाँ भी कहेंगे हम हाजिर हैं। हमसे जो यथासंभव होगा हम इसमें सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।